हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। चलिए, आज आप लोगों के सामने मैं वर्क पावर एनर्जी यह क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए लेकर के आया हूं बच्चों, जिसमें सबसे पहले आप कार्य के बारे में समझेंगे, वर्क डन के बारे में समझेंगे। उसके बाद कार्य का जब विधिवत हम लोग वर्णन कर लेंगे, इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लगा लेंगे, कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन लगा लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग पावर पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोलिजन। बहुत बेहतरीन चैप्टर है बच्चों, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में कि वर्क क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वर्क पावर एनर्जी मतलब वर्क का मतलब हो गया कार्य, अब पावर का मतलब हो गया शक्ति, एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा। ठीक, कार्य करेंगे, ऊर्जा भी होगी, पावर भी होगा। कैसे कैसे कौन जनरेट होगा ये आगे बताया जाएगा। सबसे पहले बच्चों कार्य। अब कार्य हम लोग जनरली यही पढ़े हैं, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी हम किसी वस्तु पर फोर्स करते हैं, यदि फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम समझते हैं कि कार्य हुआ। अब जैसे मान लीजिए बोर्ड, हम इसको ये दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, और यदि हमने किसी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, हमने इस पे फोर्स लगाया, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका धीरे से खिसक गई, तो बच्चों हम कहते हैं कि कार्य हुआ है, यानी वर्क डन यहाँ पर हुआ है। लेकिन वर्क डन करने में क्या केवल बाह्य बल की भूमिका होती है? क्या केवल एक्सटर्नल फोर्स की भूमिका होती है? नहीं बच्चों, यहाँ पे तो बहुत सारे फोर्स लगते हैं। आप पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम किसी वस्तु को रखते हैं भाई, तो यहाँ पे तो आप खींचेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, फिर पीछे की ओर तलों के बीच क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ऊपर रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। यानी कि फिर ये वर्क डन बहुत ही विस्तृत चीज है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले सामान्य रूप से समझते हैं कि वर्क क्या है बच्चों। तो वर्क के लिए आप लोगों ने जो पढ़ लिया, सबसे पहले कार्य बच्चों, कार्य बराबर यही कहा जाता है कि बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, ऐसा हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन यही सत्य नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि विस्थापन की दिशा में बल चला जाए और गुणे आपको विस्थापन करना पड़े। इसी चीज को बच्चों हम लोग आगे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों ने कार्य का जो फार्मूला पढ़ा है, W वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक, ये आपका फोर्स हो गया, और ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब यही बच्चों आप लोग पढ़ लेते हैं W इज इक्वल टू F(S) cos थीटा। W इज इक्वल टू F(S) cos थीटा आप लोग पढ़ लेते हैं। ये थीटा क्या है? तो थीटा है बच्चों, जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई तल है और इस पर ये कोई वस्तु रखी है, या द्रव्यमान की, आपने इस पे फोर्स डेवलप किया। इधर फोर्स ध्यान से समझिएगा, फोर्स है, और ये एंगल आपने कितना बनाया है? थीटा बनाया है। खींचने के बाद जब आपने इसे पुल किया है, तो इसका विस्थापन यहाँ हो गया। मान लीजिए विस्थापन हो गया S, विस्थापन इस डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, विस्थापन इस डायरेक्शन में लगा। तो वर्क डन बच्चों यहाँ पर यही मैं अभी बता रहा था आपसे कि F बल गुणे बल की दिशा में आपको विस्थापन चाहिए। ठीक, यानी कि यहाँ पर W इज इक्वल टू, अब देखो ये F है, तो F को हमको वो डायरेक्शन F की चाहिए जो S के डायरेक्शन में आए। तो यहाँ से F का वह कंपोनेंट जो इसके डायरेक्शन में आए, तो बच्चों क्या होगा? F cos थीटा। क्या होगा? F cos थीटा होगा। अच्छा, तब तो ये फार्मूला बन गया W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S।
एफ कॉस थीटा इंटू यस। ये देखिए बना कि नहीं बना, बना। अच्छा आगे देखो, आगे ये देखो, हमको बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन चाहिए था, तो बल तो यहाँ है भैया, बल तो यहाँ है ना, तो बल की दिशा में विस्थापन ले जाओ। अच्छा, बल की दिशा में विस्थापन ले जाए, तब W बराबर क्या नजर आ रहा है, यह देखिए। अब इसको भूल जाइए, अब यस को ले जाइए बल की दिशा में बच्चों, यस को किसकी दिशा में ले जाएंगे, बल की दिशा में। तब क्या हो जाएगा, तो यहां पर बल तो हो ही गया एफ इंटू, अब यस का जो कंपोनेंट इधर जाएगा तो ये कोण थीटा है, तो आपको इसको बताया जा चुका है, जिसके पास थीटा कोण हो उसको कॉस थीटा लिख देगा। तो यह क्या हो जाएगा, यस कॉस थीटा, यस कॉस थीटा। तो ये देखिए एफ इंटू यस कॉस थीटा। अब ये दोनों देखिए फार्मूले आपके पास है, तो यहां पे जो फार्मूला लगा, ये फार्मूला बना फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट किसके तरफ है, फोर्स के डायरेक्शन में है। ठीक, और इसमें क्या हुआ, इसमें जो बल है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी यह चीज जो है ये क्या है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एक आधी स्पेलिंग गलत हो जाए, गलत हो सकता है लिखने में, तो थोड़ा ध्यान बहुत नहीं देना। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये जो फोर्स है ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें तो है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों बच्चों, इसमें हो गया फोर्स तो है ही इनटू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन शॉर्टकट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दोनों का आपने देख लिया ना, ये बल है गुणे बल की दिशा में विस्थापन है। ओके, और यहां पर क्या है, ये विस्थापन है, विस्थापन की दिशा में बल है। ठीक, तो ये दोनों काउंट होगा। क्लियर हुआ, आगे सब पे मैं न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूं, एक एक चीज बच्चों आपकी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो ये आप जान गए कि चाहे बल को विस्थापन के डायरेक्शन में लाओ, चाहे विस्थापन को उठा के बल के डायरेक्शन में ले जाओ, इस पे फार्मूले पे सवाल लगेंगे, आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लगवाने वाला हूं इस पे। अच्छा चलिए, एक चीज क्लियर हो गया। अब इसमें यदि इनके बीच कोण एंगल 0 अंश हो जाए, मान लीजिए कि ये फोर्स है और इधर ही बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक, तब वर्क डन आपका क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 अंश हो जाएगा, यानी ये एफ एस आता है। तो जो बच्चों हम लोग लिख देते हैं ना कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी W बराबर एफ एस लिख देते हैं शॉर्टकट है, तो यह क्या होता है, यह हमेशा होता है कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बना है वो क्या अंश का है, 0 अंश का है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बना है यानी कोण, वो कोण 0 अंश का है, तब जाकर के W इज इक्वल टू एफ एस होता है। अच्छा, इसकी यूनिट भी आप बता सकते हैं, यूनिट बताइए क्या होगी इसकी यूनिट, यूनिट इसकी यूनिट मतलब मात्रक बच्चों। ठीक है, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन है, ये सेकेंड है, ये न्यूटन है और सॉरी न्यूटन है और यस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मात्रक मीटर हो गया, तो हो गया बच्चों न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर। अच्छा, इसे हम बड़े प्रेम से जूल कहते हैं बच्चों, बड़े प्रेम से क्या कहते हैं, जूल। ठीक, यानी वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल कहेंगे, न्यूटन मीटर भी आप कह सकते हैं। ठीक, अच्छा इसी के साथ इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, यानी कि बीमीय सूत्र, आप लोग बच्चों पढ़े होंगे बीमीय सूत्र। ठीक है, यानी इसका निकाल लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन कितना आ जाएगा, अब ये न्यूटन, न्यूटन ये बल का है, तो बल का बीमीय सूत्र आपने पढ़ा है, फोर्स का ml t पे -2, और ये मीटर है यानी कि एक l का गुणा और हो गया, तो बच्चों क्या हो गया इसका ml स्क्वायर t पे -2, ml स्क्वायर t पे -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। आपको बताया हो कि कुछ डायमेंशन एकदम रट के याद रखने चाहिए, जैसे वेलोसिटी,
वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पे -1, एकदम हमेशा आपको तैयार रखना चाहिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, ए इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन डायमेंशन क्या होता है, एल टी पे -2 होता है, ये याद रखना चाहिए। फिर फोर्स का डायरेक्शन होता है एम एल टी पे -2, ये भी याद रखना चाहिए। ये तीनों याद रखने वाली चीज होती है, तो आसानी से आप आगे का निकाल देते हैं। अच्छा, तो यूनिट पढ़ लिया आपने और इसका डायमेंशन जान गए। अब राशि कौन सी है, राशि, अरे तुम लोगों का भी राशि होता है, तब बस शादी ब्याह होता है, राशि वाला मिलाया जाता है ना। हाँ, तो यहाँ भी राशि है, यहाँ भी राशि मिलाना है। कौन राशि है ये, तो कौन सी राशि है बच्चों, क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी। ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, जिसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये जो वर्क डन है एक ऐसी राशि है, ये अदिश राशि आती है, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। ठीक, इतना बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। अब फिर हम इस पर आपको अच्छा सुंदर सुंदर, देखिए अब एक एक स्टेप समझाते हुए आपको हम इस पे न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, नोट करिए। चलिए, अब इसको मिटा दिया हमने। अच्छा, अब देखते हैं कि आपने क्या सीखा। आपने ये सीख लिया कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, ठीक, देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 अंश इज इक्वल टू एफ एस 1D। ठीक, लेकिन यदि थीटा इज इक्वल टू 180 अंश हो जाए बच्चों, तब वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस होता है -1, यानी कि माइनस एफ एस आ गया। ठीक, अब ये कंडीशन ये है कि देखिए फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तब की कंडीशन ये है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, तभी तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो इसमें ये दिक्कत आ गई, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि फोर्स आगे जा रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट पीछे भी आता है। हमने तो यही पढ़ा था कि भाई फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या फोर्स हम आगे लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पीछे भी होगा क्या। हाँ, तो बच्चों ऐसा भी होगा। चलो एक क्वेश्चन लगा के चेक कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन तुमको हम लगवा देते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास हो जाए कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन, कोई द्रव्यमान मान लेते हैं, मास 20 kg मान लेते हैं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट बाय 2 मीटर। ठीक है, और इसका जो ये हो गया इसका घर्षण गुणांक। ठीक, तो फ्रिक्शनल कांस्टेंट इसका है आपके पास 0.1। अब इसमें आपको देखो ये कंडीशन डेवलप हो रही है। कैसे डेवलप हो रही है, अब हम यहाँ चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, हमको वर्क टन ज्ञात करना है बच्चों एक्सटर्नल फोर्स द्वारा और फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा। ऐसा थोड़ी है कि खाली तुम्हारे पास कब बल लगता है। अभी ये बल लगा रहे हो। देखो, सवाल ये है कि यहाँ पर हम 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखे हैं, सॉरी 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की यहाँ वस्तु रख दिए हैं। ठीक, इसका यम बराबर कितना हो गया, यम बराबर 20 किलोग्राम है। अब इस पर बच्चों हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, इस पे हमने एफ लगा दिया। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया, एफ लगा दिया। तो अब यह वस्तु जो है 2 मीटर आगे की ओर विस्थापित हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो इसका विस्थापन हो रहा है कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स देखो दोनों तलों के बीच लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी इधर लग रहा है, ये लगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो विस्थापन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा कि नहीं, अपोजिट में लगा। तो यही कहानी ये है यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स
लग रहा है इधर, जबकि विस्थापन हो रहा है आगे की ओर, यानी डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है। तो आपको यदि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन बताना है, तो F इंटू 2 कर देंगे, बस हो गया। लेकिन यदि हमको वर्क डन बताना है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा वर्क डन बताना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा वर्क डन जब आप बताइएगा तो ये हुआ। तो ये क्या होता है फ्रिक्शनल, तो फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स F और इंटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 2, और इसमें एंगल कितना बन रहा है बच्चों, ये देखिए cos 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाल देंगे, आप जानते हैं कि म्यू इंटू नॉर्मल होता है, आई इंटू 2 और cos 180 का मान -1 हो जाएगा, और म्यू का मान यदि 0.1 दिया है, और फिर आप नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा, नॉर्मल का मान कितना हो जाता है, देखो ऐसे होता है ना, नीचे mg और ऊपर फिर ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो n का मान mg के बराबर रहता है, तो mg इंटू -2 हो गया। ठीक, तो ये हो गया टोटल आपका -0.2 हो गया, इंटू m की वैल्यू कितनी थी 20 और g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 जूल ये वर्क डन आ जाएगा। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में गया। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 180 डिग्री लगा बच्चों। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन एक चेक करते हैं, नोट कर लिया, अच्छा बच्चों ठीक है। तो अच्छा, इसमें यदि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दे दे तो बस वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन दे दिया, तो क्या करना, आप यहाँ पे 10 कर दिए, 10 इंटू 2 तो पता चलेगा 20 जूल हो गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एक्सटर्नल द्वारा, और फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा भी निकाल सकते हैं वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक चीज और मैंने किया है, अब ये बताओ जब ये एक्सटर्नल फोर्स 20 जूल लग रहा है, ठीक है, और ये लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स 40 जूल, इनको खींच पाएगा, पहले खींच ही नहीं पाएगा। खींचने के लिए कम से कम इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो चलो जब मानना ही था तो हम इसको मान लेते हैं 50 न्यूटन बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको 50 यहाँ रख देंगे, ओके, हाँ ये तो अपने हाथ में था, सवाल माने थे, तो कितना हो जाएगा 100 जूल। अब ये है, अब ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो ये खींच लेगा, और ये कम है तो ये इसका विरोध करेगा। अच्छा, बाद में हम टोटल वर्क डन पूछेंगे बच्चों, टोटल वर्क डन। तो आप ये देखिए, ये तो आंसर माइनस में आया है, देखिए यहाँ माइनस लगाना हम भूल गए, ये आंसर माइनस में आया है। भविष्य में क्वेश्चन जब बनेगा, चलो एक और इसमें बढ़ा देता हूं, टोटल वर्क डन बच्चों, टोटल वर्क डन पूछा जाएगा आपसे कि इस बॉडी पर टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो W टोटल जब निकालोगे ना तो क्या करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल में प्लस जोड़ देना पड़ेगा W, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी जुटेगा, तब ऐसे में कितना आंसर आ जाएगा, 100 वो है और ये -40 है बच्चों, तो ये 60 जूल आ जाएगा। तो ये जब पूछा जाएगा टोटल वर्क डन, आगे बहुत अच्छे अच्छे सवालों में पूछेंगे, चलो पास करके नोट कर लो, फिर हम अगला सवाल जो है बताते हैं, जो यदि 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, चलो मिटा देता हूं, यदि 90 डिग्री का कोण हो जाए तब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का जब कोण हो जाता है बच्चों तब ये होता है कि वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो जरा देखते हैं कैसे 0 हो गया। अब ये है डिस्प्लेसमेंट यस, और ये है आपका फोर्स F, ये कोण है 90 डिग्री, पक्का है कि W बराबर Fs cos 90 अंश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। एकदम सही है बच्चों, एकदम सही है। तो एक बहुत आसान सा उदाहरण, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई कूली है और अपने सिर पे भार लेके जा रहा तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 है। नहीं बच्चों, ये चीज यहाँ रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब पता चला कि तुम स्टेशन पे उतर गए
और कूली तुम्हारा बोझ लेके चल रहा है और ले जाकर तुमको टेम्पू में बैठा दिया, मांगने लगा कि भैया आप दीजिए हमको जो है जो पैसा लगा मेरा वो पैसा दीजिए, मतलब कि मेरा जितना कार्य का पैसा हुआ भाई 100 रुपया दीजिए, तो आप लगेंगे फिजिक्स समझाने की नहीं तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, तुम कहाँ कोई कार्य किए। हाँ तो वही लपड़िए वो करेगा आपको, समझ गए ना। हाँ तो फिजिक्स के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन वो वर्क डन 0 नहीं है। कौन सा वर्क डन 0 है ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो देखो अभी मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सा वर्क डन 0 है, कूली द्वारा किया गया वर्क डन 0 है या कोई और वर्क डन 0 था। तो चलो चेक करते हैं क्या था। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कूली है, ठीक है, अब वह जो है बेचारा भार लेके चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ मान लेते हैं ये है, अब यहाँ पर ये कोई बोझ है, कूली है, मान लीजिए कूली जो है आपका या कोई भी है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है बच्चों, एम की वैल्यू कितनी हो गई 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक। अब देखिए इस पर क्या क्या वर्क होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि अब ये जो 20 किलोग्राम मैंने मान लिया है, तो चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं, इसको क्वेश्चन बना दिया जाए। लिखिए फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी 20 किलोग्राम। देखिए ये 20 किलोग्राम की कोई बॉडी है। अच्छा अब इस पर जो है, अब यहाँ रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चों, रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, सीधे ऊपर की ओर, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। नीचे क्या लगेगा, नीचे आपका mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और ये फोर्स कहाँ है, ऊपर की ओर है, और वस्तु डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रही है, ठीक, इधर की ओर हो रही है भाई, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा तो हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है बच्चों। तो आप जरा चेक करिए कि ये एंगल कितना बन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंगल कितना बना रहा है 90 अंश, और रिएक्शन फोर्स कितना एंगल बना रहा है, ये भी 90 अंश। तो रिएक्शन फोर्स भी 90 अंश बना रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों 90 अंश का एंगल बना रहा है। तो ऐसे में यदि हम वर्क डन निकालेंगे नॉर्मल, ठीक है, पहले ग्रेविटेशनल का निकाल लेते हैं Wg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा है mg। अच्छा इनटू, अब मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट यस, लेकिन एंगल कितना बचा है 90 डिग्री, तो फिर वर्क डन कितना आया 0 आ गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया, कुलिया नहीं वर्क डन वो किया है। तो ये जो है कौन नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आया है। अच्छा रिएक्शन फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इनटू फिर वही यस कॉस 90 अंश, तो पता चलेगा कि ये भी 0 आ गया। तो भैया यहाँ पे न तो रिएक्शन फोर्स कोई वर्क कर रहा है, न ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इंक्लाइंड प्लेन पे ले चलें, इसको झुके हुए तल पे ले चलें, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझो, तब फिर धीरे धीरे बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चन भी धीरे धीरे आएंगे। अभी तो ये छोटकान वाले हैं, अभी खाली जो है इसका फंडामेंटल चीज आपको हम क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और उसमें हमको निकालना वही दोनों, फाइंड
क्या क्या, वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब देखिए यही है, यानी कि आपको कार्य ज्ञात करना है बच्चों किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स माने गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के द्वारा आपको निकालना है, और प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, ठीक है, प्रतिक्रिया बल द्वारा और गुरुत्व बल द्वारा कितना वर्क डन किया गया यह बताना है। तो जब वस्तु समतल प्लेन पे थी, ठीक है ना, यानी समतल पर थी, तब क्या वर्क डन आया था, तब दोनों के द्वारा वर्क डन आपने देखा अभी 0 था ना। अब इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन हो गया बच्चों, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन हो गया। मान लीजिए थीटा कोण पर ये झुका हुआ है, और यहाँ पे हमने कोई वस्तु मान लिया, ये है यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसका यल है, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचना है। हमको बताना है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए वर्क डन कितना होगा, ठीक। अब यहाँ पर पहले कौन कौन से फोर्स डेवलप हो रहे हैं, भाई बल चाहिए ना, बल चाहिए, और बल की दिशा में विस्थापन चाहिए, या विस्थापन को बल की दिशा में लाओ, ये तो एक्सप्लेन कर चुके भाई। अब इसमें आगे देखते हैं फिर क्या हो सकता है। अब आगे देखिए आप, इसमें इसका भार mg काम करेगा ना, डायरेक्ट नीचवा की ओर, डायरेक्ट नीचे की ओर इसका mg बल काम करेगा। इसका प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स इस तल के लंबवत, लंबवत ऊपर की ओर काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा भाई, तो mg तो यहाँ नीचे आ गया, ठीक, लेकिन हमको यदि वर्क निकालना है तो mg का वह घटक चाहिए बच्चों जो विस्थापन के डायरेक्शन में हो। तो विस्थापन तो इधर है, तो हम mg के घटक बना लेते हैं ना, mg के कंपोनेंट बना लेंगे। ये देखिए थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो गया, तो इस घटक का नाम mg cos थीटा हो गया, ठीक। तो इस घटक का मान क्या हो गया बच्चों, इस घटक का मान, यह जो कंपोनेंट हुआ ये mg sin थीटा हो गया कि नहीं हो गया। देखो इस कंपोनेंट का मान हो गया mg sin थीटा, ठीक है, इसका mg cos थीटा। अब हमारे पास दो बल, mg का कौन सा घटक कार्य करेगा, mg sin थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल वाला है। तो हम यदि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना चाहें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो W ग्रेविटेशनल, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कौन सी है, ये mg का कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो फोर्स इनटू ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बस बच्चों वर्क डन आ गया आपका mgl sin थीटा, ठीक। तो ये अच्छा, कई लोग ये रट्टा मार के रखे हैं कि अरे cos थीटा हो जाता, cos थीटा हमेशा नहीं होता है, आपको फोर्स का वह कंपोनेंट लेना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट लेना होता है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। कोई जरूरी नहीं वो cos थीटा आएगा। हाँ, तो बहुत से लोग जो है ऐसे ही रट्टा मार लेते हैं कि W बराबर एफ डॉट एस एफ एस cos थीटा। हाँ, तो ऐसे ही नहीं हमेशा होगा, ये चेक करना पड़ेगा कि उसका कौन सा कंपोनेंट उसकी ओर है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स द्वारा, इसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, तो इसके द्वारा फोर्स कितनी हो गई, n हो गई। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये देखिए, लेकिन एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी L cos 90 डिग्री का यहाँ डिस्प्लेसमेंट बन रहा है बच्चों। तो ऐसे में तो फिर ये हो गया 0, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का 0। और देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क किया है, जबकि जब उसको हम प्लेन पे रखे थे, समतल पे रखे थे, तो वहां नहीं किया था। हाँ, तो नोट किया जाए, नोट कर लिए बच्चों, सबका नोट हो गया। अच्छा, अब आगे चलिए इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई, जैसे कि हमने बताया कि हमेशा ही cos थीटा नहीं होगा, sin थीटा भी हो जा रहा है।
और ये भी हमने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि केवल एफ कॉस थीटा हमेशा नहीं होगा, हो सकता है एस कॉस थीटा भी हो। तो चलिए इस पर आधारित एक सवाल हम लोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अर्धवृत्ताकार डिस्क है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। ये देखिए ये है अर्धवृत्ताकार, ये है अर्धवृत्ताकार डिस्क, ठीक है, अर्धवृत्ताकार डिस्क है। अब यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए रेडियस, यहाँ पे हमने कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रखा है, ये है यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका मान लेते हैं रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर है बच्चों। अब इसको हम फोर्स लगाते हैं इस पर क्या लगाने वाले? फोर्स। तो हम इस पे क्षैतिज दिशा में ऐसे हमने फोर्स लगाया, ठीक। तो जब इस पर फोर्स लगाया ऐसे, तो धीरे धीरे खिसकता बहुत स्लोली हम यहाँ तक लाए, बहुत स्लोली इसको हम खिसकाते हुए यहाँ तक लाए, ठीक, लाए। और इसका फोर्स का डायरेक्शन हमने नहीं चेंज होने दिया, हमने फोर्स का डायरेक्शन वही रहने दिया बच्चों, और हम इसको लाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये वस्तु आ चुकी है, ये वस्तु यहाँ आ चुकी है, फोर्स का डायरेक्शन वही है एफ। अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक हम ले गए तो कितना कार्य हमने किया। मान लीजिए बिंदु ए मानता हूँ, बिंदु बी मानता हूँ, और ये एंगल थीटा हो गया, एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। तो बिंदु ए से बी तक ले जाने में हमें बताना है वर्क डन, वर्क डन, कार्य बताना है, ठीक है, कितना कार्य होगा। ए से बी तक ले जाने में बच्चों कितना कार्य होगा। अच्छा, तो ए से बी तक ले जाने, फोर्स तो हमको पता चल गया, बल पता है, लेकिन हमको बल के दिशा में विस्थापन भी तो चाहिए, या विस्थापन की दिशा बल में चाहिए। तो फिर विस्थापन तो ये हो रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन हो गया तुम्हारा, यही विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ यस। तो हमको ये विस्थापन तो चाहिए नहीं, ये विस्थापन यस हुआ जरूर, लेकिन हमको ये तो चाहिए नहीं, हमें बल है तो भैया बल के दिशा में लाइए विस्थापन को। तो बल की दिशा में विस्थापन को कैसे लाया जाए? तो ऐसे में क्या है कि ये इसका कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ से देखिए ये सीधा लाइन खींचे आप, यानी लंबवत, ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है, ठीक। अब ये एंगल 90 डिग्री बना, ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो यह जो यहां से यहां तक की भुजा है, मान लीजिए ए बी, इसको हमने सी मान लिया बच्चों। सी से बी की जो वैल्यू है ये क्या होगी? अब जैसे ये टोटल आर था, ये भी टोटल आर है, तो अब इसको आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं कि यदि यह कोण थीटा है बच्चों, तो यह जो है यानी कि आपका जो बेस है, एक कोण के सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर, यानी लंब होती है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कोण के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? आर साइन थीटा। अब देखिए हमने आपको अभी पीछे ही वर्क डन बताया था कि यदि कोई वस्तु है ऐसे, और इस पर हमने फोर्स लगाया था बच्चों इधर थीटा कोण पे, विस्थापन इधर यस हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका वर्क डन जब हम निकालते हैं वर्क डन, तो एफ कॉस थीटा इंटू यस भी कर सकते हैं, यानी इसको इस डायरेक्शन में लाएं, एफ कॉस थीटा को इस डायरेक्शन में लाओ, या यस को उठा के इसके डायरेक्शन में ले जाओ, तो इसकी कहानी हो जाएगी एफ गुणे यस कॉस थीटा, एफ गुणे यस कॉस थीटा। ये चीज आपको मैं पीछे एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहीं पर ये वैल्यू भी होगी कि अब हम यहाँ पर बल को नहीं बता पा रहे हैं विस्थापन के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को ही बल के डायरेक्शन में लाए, और तब हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे W बराबर, अब देखो फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारी यही हो गई CB, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ CB, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसके द्वारा हमारा ये टोटल वर्क डन निकल गया।
तो हम वर्क डन जब भी निकालना चाहेंगे तो यह ध्यान में रखेंगे कि बल गुणे बल की दिशा में भी विस्थापन होता है, या विस्थापन रहे और विस्थापन की दिशा में हम बल को ले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को ले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज बच्चों, अभी और भी मुझे बताना है लेकिन तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए अगली वीडियो में फिर हम और अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद यदि यह फोर्स वेरिएबल हो जाए, जैसे ही तो अभी खींच रहा था ना कांस्टेंट फोर्स से, लेकिन यदि यह फोर्स वेरिएबल हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तब फिर हम कैसे टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो इसके लिए बच्चों अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, मैं अगले वीडियो में फिर इसको कंक्लूजन देता हूँ।